नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, दिल्ली चुनाव ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर के भी है। आम आदमी पार्टी का क्या होगा, बचेगी, टूट जाएगी या कोई इसको तोड़ देगा। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? जिस प्रकृति के व्यक्ति हैं वो घर तो बैठेंगे नहीं, संन्यास तो उन्होंने लिया नहीं है। उनका क्या होगा? उनका अगला कदम क्या होगा? इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश दिल्ली चुनाव ने दे दिया है। क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा या टूट जाएगा? आने वाले दिनों में क्या कुछ राजनीति किस करवट बैठेगी, इसे लेकर के भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर धीरे धीरे एक एक करके हम चर्चा शुरू करते हैं। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी, जिसने कि लगभग 11 साल दिल्ली की सरजमी पर हुकूमत की, एक आंदोलन, जन आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी, जिसका कोई कैडर नहीं है, जिसकी कोई आम विचारधारा नहीं है, वो पार्टी जिसे दिल्ली चुनाव में अब की बार जो वोट शेयर मिले हैं लगभग 44%, वहीं उसे पराजित करने वाली 27 साल के बाद हुकूमत में वापसी करने वाली बीजेपी को 46% लगभग 2% का अंतर है। ये कब तक? सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी को बीजेपी से ही है। बीजेपी का जो नेचर है, उस हिसाब से अगर बात करें तो इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं, उन्हें तोड़ने में वो महारत हासिल है। कायदे से अगर आप देखें, गौर करें, तो महाराष्ट्र आपके सामने दिखाई देगा, जहां शिवसेना तोड़ दी गई, एनसीपी तोड़ दी गई। अगर गुजरात की बात करें तो पूरी की पूरी कांग्रेस को तोड़ करके बीजेपी ने अपने में मिला लिया। तो एक क्या आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी खा जाएगी, निगल जाएगी? क्योंकि इसके अंदर भी आज की तारीख में जो लोग जीते हैं, जो 22 विधायक जीते हैं, उसमें से लगभग 40% विधायक ऐसे हैं जो कभी भी टूट सकते हैं। और ये बिखराव आपको दिखाई भी दे रहा होगा। आम आदमी पार्टी से टूट करके कुछ लोग बीजेपी में गए, कुछ लोग कांग्रेस में आए, और अब क्या होगा? क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है कि आम आदमी पार्टी वन मैन शो वाली पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक थे। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं। इनके बड़े बड़े जितने भी कद्दावर नेता थे, वो सब चुनाव हार चुके हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी के पास अभी पंजाब की हुकूमत है। क्या वो
हुकूमत कायम रह पाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री आज भी उसी ढंग से अरविंद केजरीवाल के साथ बने रहेंगे या वो स्वतंत्र रूप से पंजाब में अपनी राजनीति करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे सवाल हैं जिनका उत्तर धीरे धीरे आएगा। सवाल अरविंद केजरीवाल का है, अरविंद केजरीवाल कहां जाएंगे। हाँ, एक चीज और भी है, आम आदमी पार्टी अभी से चर्चा शुरू होने लगी है कि आम आदमी पार्टी क्या एनडीए का हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अरविंद केजरीवाल के रोल मॉडल अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। शातिराना अंदाज में अरविंद केजरीवाल भी बहुत सारे काम वैसे ही करते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी करते हैं। थोड़ी सी अगर हम यहां पर कहें अपर हैंड अरविंद केजरीवाल का कि बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में नरेंद्र मोदी की अपेक्षा बहुत कुछ सोफिस्टिकेटेड अंदाज में वो अपने काम को उसी ढंग अपने काम को उसी तरह से अंजाम देते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी। फर्क थोड़ा सा मुलायमियत का है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत चतुर दिमाग आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर गुण बहुत सारे नरेंद्र मोदी जैसे हैं। एनडीए में विलय के पीछे जो चर्चाएं हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में जो गॉसिप चल रही है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के साथ कभी भी उनका सामंजस्य बैठ नहीं पाएगा और अब तक भी कभी नहीं बैठा। वो दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने राहुल गांधी को बेईमान कहा, पोस्टर छपवा दिया। दिल्ली छोड़ दीजिए तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, इन सभी जगहों पर जो काम आज कांग्रेस ने किया है वही काम आम आदमी पार्टी करती चली आ रही है। लेकिन एक बड़ा झटका यह लगा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए और जो 2% कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है वो 2% ही है, जिसके चलते कम से कम 12-14 सीटें कांग्रेस, माने एक कहावत है ना भोजपुरी में, खेलब न खेले दे खेलवे बिगाड़ दे। तो कांग्रेस को यह पता था कि वो तो जीतने वाली है नहीं, सरकार वो बनाने नहीं जा रही है। लेकिन जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, अब आप सोच सकते हैं कि चुनाव के दौरान ही बीजेपी जिस ढंग से आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी किसको, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को वो बीजेपी को समझाएं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी को कोई पत्र नहीं लिखा कि हम मिल करके चुनाव लड़ते हैं। संदीप दीक्षित हों, अलका लांबा हों, अजय माकन हों, इस तरह से 2-4-5 सीटें हम छोड़ देंगे, हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, ये काम उन्होंने नहीं किया। जबकि
हरियाणा में जब शुरुआती दौर में गठबंधन, इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, तो हुड्डा साहब ने आम आदमी पार्टी के लोगों से ये बात की थी कि हम आपको 5 सीट दे रहे हैं, लेकिन वहां अरविंद केजरीवाल माने नहीं, क्योंकि उनके निशाने पर हमेशा कांग्रेस रही है। इसकी वजह भी है, जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के बाद या अन्ना आंदोलन के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर तमाम आरोप लगा करके उनकी सरकार को डिस्टर्ब किया, शीला दीक्षित के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए और कांग्रेस का पूरा वोट बैंक लेकर के खड़े चले गए। तो कांग्रेस उनके निशाने पर शुरू से थी, इस चुनाव में भी थी और आगे भी रहेगी। लिहाजा ये सोचना कि वो दोबारा से इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगे, इस पर थोड़ा एक सवालिया निशान भी है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो एक चीज स्पष्ट है कि 2% के नतीजे ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी ये सोचने पर विवश कर दिया है, कर दिया होगा कि अगर एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मोदी को तो नहीं हरा पाएंगे, कांग्रेस उनका खेल भी बिगाड़ देगी। जीते भले नहीं, लेकिन उनका खेल तो बिगाड़ देगी। लिहाजा चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, या फिर ममता बनर्जी ही क्यों न हो, इन सबको एक बार ये सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट की ही हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इतनी कुवत तो है कि वो कहीं अकेले दम पर किसी भी राज्य में अपने बूते सरकार भले न बना पाए, लेकिन दूसरे का खेल तो बिगाड़ी देगी। इसका नतीजा अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में आपने देख लिया है। लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी लोकसभा में पहुंची थी। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है विपक्ष की समाजवादी पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में से 10 में से 8 सीटें वो हार गई। भले ही समाजवादी पार्टी के आका रामगोपाल यादव ये इंडियन एक्सप्रेस में अपना लेख छपवा दें और कांग्रेस के ऊपर तमाम तोहमत लगाएं, लेकिन दिल्ली के चुनाव ने समाजवादी पार्टी को भी सोचने पर विवश कर दिया है। तमाम कांग्रेस को छोड़ करके तमाम सारे लोग थे। अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल का साथ देने गए, ममता बनर्जी भी उनका साथ देने के लिए गई, उद्धव ठाकरे ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली उमर अब्दुल्ला ने भी किया। वो उमर अब्दुल्ला जो भले ही विधानसभा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े, लेकिन जीतने के बाद, बहुमत पाने के बाद उनका दृष्टिकोण, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो चला। सरकार चलाने के लिए, पद पर कायम रहने के लिए।
लेकिन जिस नीत जो कांग्रेस की है, खास तौर पर 2022 के बाद से राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, उसने कई वोट बैंक पर ठीक ठाक पकड़ बनानी शुरू कर दी है। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने पकड़ बना ली है, पकड़ बनानी शुरू कर दी है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम मतदाता हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, इन सब पर। और इसका नतीजा है कि कांग्रेस, जिसके बारे में राहुल गांधी की स्पष्टता वो 90 से लेकर के और 2025 तक की बात करते हैं, और वो साफ साफ सदन के भीतर वो कहते हैं कि बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए ठोस कदम यूपीए ने भी नहीं उठाया और एनडीए ने भी नहीं उठाया। वो आदमी, वो शख्स जिसने अपने आप को, अपनी कांग्रेस को राहुल गांधी की सोच में आज की तारीख में नेहरू का समाजवाद भी है और इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ, माने दादी और नाना दोनों की सोच को मिला करके वो एक कॉम्बिनेशन बना करके जिस तरह से वो कांग्रेस को लेकर के चलना चाहते हैं और इंदिरा गांधी की तरह अपना वोट बैंक वापस लेने की जिस शैली में वो चल रहे हैं, वो अगर क्षेत्रीय दल छत्रप गंभीरता से सोचेंगे तो ये साफ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ने ये साबित कर दिया है, दिल्ली के चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि वो आपका भला कहीं है अगर, तो कांग्रेस के उस अम्ब्रेला के नीचे ही है। बिहार में जिस तरह से वो लगातार उनका कार्यक्रम बन रहा है, दलितों के बीच, अति पिछड़ों के बीच, आदिवासी समुदाय के बीच, और वो वहां जिस तरह से बात कर रहे हैं, आज की तारीख में अगर बिहार कांग्रेस की कमान किसी दलित को थमा दी जाए, अति पिछड़े को थमा दी जाए, किसी आदिवासी के हाथ में थमा दी जाए, आदिवासी से ज्यादा प्रभावशाली अति पिछड़ा होगा। और इसकी तलाश राहुल गांधी जारी रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आप जाइएगा तो दरअसल सबसे ज्यादा डर इस 2% के चुनाव के, दिल्ली में जो कांग्रेस को 2% की बढ़त मिली है, उस बढ़त में सबसे ज्यादा डराया अगर किसी को है तो वो ममता बनर्जी होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये दोनों ही दल, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां, इनका अपना कोई जमा पूंजी वोट बैंक है ही नहीं। ये दोनों ही कांग्रेस के ही वोट बैंक पर शासन करते रहे, उन्हीं का, कांग्रेस का ही वोट बैंक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल छीन करके ले गए, और वही काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया।
अब अगर आगे की बात करेंगे, दक्षिण की अगर बात करेंगे, तो दक्षिण में बहुत ज्यादा टसल नहीं है, क्योंकि जहां जहां जो भी प्रदेश हैं, चाहे केरल हो, केरल में इनका पुराना गठबंधन भी है सीपीएम के साथ, और दोनों एक दूसरे के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने भी होते हैं। तमिलनाडु में भी इनका गठबंधन ठीक ठाक है। बिहार की बात करें तो बिहार में राजद के साथ इनका पुराना गठबंधन है, आज से नहीं है, सालों से है, 90s, लेट 90s से। और इस दिल्ली के चुनाव परिणाम ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि कांग्रेस को माइनस करके वो नहीं चल सकते। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश राम गोपाल यादव चाहे जो समझे, चाहे वो जो कहें, क्योंकि राम गोपाल यादव मैदान के जमीनी नेता नहीं है। राम गोपाल यादव पिछले दरवाजे से राज्यसभा के ही नेता रहे हैं। वो मुलायम सिंह नहीं है, वो शिवपाल यादव नहीं है। इस बात को अखिलेश यादव शायद समझने लगे हैं, तभी अभी हाल ही में उन्होंने बयान ये दिया है कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन मिल करके लड़ेगी। ये सोचना पड़ेगा, इसके बिना और कुछ हो नहीं सकता है। अगर मोदी का मुकाबला करना है, एक चीज साफ साफ स्पष्ट हो चुकी है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का मुकाबला, आरएसएस का मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय दल नहीं कर सकते हैं। वो करेगी, वो मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। और राहुल गांधी जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आए हैं 2 साल से, और जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन एक नेचुरल लीडर के रूप में इंडिया गठबंधन में अपनी जगह बना चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, इन सब को कहीं ना कहीं इनके दिमाग में दिल्ली का चुनाव घूमने लगा होगा। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जिस तरह से जो वहां गड़बड़ियां हुई, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ, उन्हें संजय राउत भी थे जो बार बार बयान दे रहे थे दिल्ली को लेकर के। संजय राउत भी थे जब हरियाणा में कांग्रेस हारी तो भी वो बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन समझ में आया तभी तो वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। तो ये राजनीति स्पष्ट तौर पर अब 2 खेमों में बंट चुकी है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा बनाम नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, और अब तो राहुल गांधी उस
टेक्नोलॉजी को लेकर के भी आगे बढ़ने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने एआई को लेकर के संसद में भाषण दिया, सत्ता पक्ष उसे समझ पाए न समझ पाए, उस पर उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे तो जरूर, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो राहुल गांधी के बयानों, उनके भाषणों के बाद से नरेंद्र मोदी ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया है। भले ही उसका नाम बदल दें, उसको घुमा फिरा करके ले आएं, नाक सीधी पकड़ने की बजाय घुमा करके पकड़ें, लेकिन आएंगे तो इसमें आप परिवारवाद को वो चाहे जितना गाली दें, लेकिन इस देश में एक बात भी फिर से तय हो चुकी है, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, टेक्नोलॉजी का विकास और किसी ने नहीं किया। वो समय था जब कंप्यूटर को लेकर के राजीव गांधी आए, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया था। तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसका विरोध किया था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सैकड़ों लोगों को काम एक कंप्यूटर कर लेगा, उसका भी विरोध हुआ था। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 पर खड़ा है। पूरी दुनिया में उसकी पूछ हो रही है सॉफ्टवेयर, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। वैसे ही एआई का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, इसको राहुल गांधी ने समझाया है। तो कम से कम एक चीज तो स्पष्ट है कि वो क्या कुछ हो सकता है, इस देश के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो रोड मैप उस आदमी के पास है। वो चाहे आर्थिक बेरोजगारी के मामले, महंगाई के मामले, गरीबी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका कि रोड मैप कांग्रेस और राहुल गांधी के पास न हो। तो मैं ये फिर कहूंगा कि छत्रपों को उस अम्ब्रेला के नीचे आना ही पड़ेगा, और जो नरेंद्र मोदी चाह रहे थे वो उस लाइन पर देश की राजनीति चल चुकी है। यहां छत्रपों के लिए बहुत अवसर नहीं बचेगा अगर छत्रप कांग्रेस के साथ मिल करके नहीं चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस किसी को खाने वाली नहीं है। वो अपनी जमीन जरूर तैयार करेगी, वापसी करने की कोशिश वो जरूर करेगी, लेकिन आपको सीधे सीधे आपके विधायकों को, आपके सांसदों को तोड़ करके नहीं ले जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो सत्ता है, वहां से एक हुंकार आई थी कि हमारे संपर्क में शिवसेना के 9 या 10 सांसद हैं। तोड़ने की प्रक्रिया वहां भी जारी है, अभी और जारी है। नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि वहां से कुछ सांसदों को तोड़ा जाए ताकि 270 के आसपास पहुंच सके, उसके ऊपर जा सके। बिहार में भी वो करेंगे, खासतौर पर जेडीयू को लेकर के। वो कहीं छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन कम से कम ये चीज कांग्रेस के अंदर आपको आज की तारीख में राहुल की कांग्रेस में ये चीज नहीं दिखाई दे रही। और सबसे बड़ी चीज कि राहुल जब इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के उसे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं, नेशनलिज्म,
राष्ट्रीयकरण के पक्षधर हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, गरीबी दूर हो सके, समानता की जो बात है वो आ सके। और ये इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, अमेरिका जैसा देश आपको लाल आंखें दिखाता ही रहेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।